नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ सिलसिले में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में नाटक की, और नाटक में उन विशेष बिंदुओं की जो नाटक से प्रश्न बनाए जाते हैं, जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं कुछ बीते वर्षों में। देखिए, जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वे सारे PYQs पे बेस्ड है, और वे सारे के सारे मतलब PYQs से ही रिलेटेड है। उनके और भी ज़्यादा डिटेल्स में लाए गए चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आपका जो हिंदी साहित्य में रिवीजन है एंड वक्त पे नहीं हो पाता है, वह आप इन वीडियोस के माध्यम से, जो इसका PDF मिलेगा, आप उनके माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए आज नाटक यूनिट को देखेंगे और नाटक के उन विशेष बिंदुओं को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वो टेलीग्राम का मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे सारे PDF जितनी भी वीडियोस अवेलेबल है उसके PDFs वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। उसके लिए कोई भी पैसे देने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, जून 2024 का जो एग्ज़ाम है, मतलब यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बदलाव देखे जा रहे हैं, और लेकिन कुछ बदलाव जो हैं अच्छे भी हैं, कुछ बेकार भी हैं। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उन बिंदुओं की बात करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इसको शुरू करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम वादा कर रहे हैं कि 30 दिनों में अगर आपने ये सारी सीरीज़ देखी, 30 दिन लगातार जितनी सीरीज़ आ रही है उन सभी पॉइंट्स को याद कर लिया, तो आपका 80%, मैं वादा करता हूँ कि आपका 80% जो सिलेबस है वह इसी से कंप्लीट हो जाएगा। और आप सारी वीडियोस को देख लीजिए, जितनी भी वीडियोस डली है सबको देख लीजिए, 30-35 जो भी हैं सारी देख लीजिए। आपका जो भी JRF है वो एक बार में निकल जाएगा। बाकी आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, और जो इसकी PDF है उसको रिवाइज करते रहिए। इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी में प्रहसन है, और ये जो रचना है भारतेंदु की रचना है। और श्री चंद्रावली, यह भी रचना 1876 की है। नाटिका इसकी विधा है। विशस्य विश्वमौषधम 1876 की भाण है। तो इन सब के बारे में भी थोड़ा देखेंगे कि ये जो प्रहसन क्या होता है, नाटिका क्या होता है और भाण क्या होता है। ये तीनों की तीनों रचनाएं जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, और ये सारे के सारे परितंत्र भारत में लिखी गई रचनाएं हैं। तो देखिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम। जो भारतेंदु की रचना है, भारत दुर्दशा 1880 की है, नील देवी 1881 की है, अंधेर नगरी 1881 की है, प्रेम जोगनी 1875 की है, सती प्रताप 1883 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी सारी भारतेंदु की रचना है। तो हम देख लेते हैं सारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है 1850 में हुआ था, और मृत्यु इनकी 1885 में। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, महज 35 वर्षों में। और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, मतलब फादर ऑफ द हिंदी लिटरेचर माने जाते हैं। वह हिंदी में आधुनिकता के पहला रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। वो भारतेंदु जो थी इनकी उपाधि थी, मतलब भारतेंदु इनको उपाधि दी गई थी। वहीं देखिए, उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा था, मतलब रीतिकाल खत्म हो रहा था और आधुनिक काल शुरू हो रहा था। तो युग की संधि मतलब दो कालों के बीच का जो युग था, उसके वहीं पर भारतेंदु का आगमन होता है हिंदी साहित्य में, और ये बहुत सारे बदलाव करके जाते हैं। ये रचनाओं में पद्य को त्याग करके गद्य को बहुत ज़्यादा महत्ता देते हैं, और सारी की सारी चीज़ें गद्य में हमें देखने को मिलती है। और नवजागरण की प्रारंभिक साहित्य में इसी युग से माना जाता है। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। जैसा कि आपको पता है कि रीतिकाल में महज अय्यासी की बात होती थी। वे केवल आनंद के लिए कविता या रचनाएं किया करते थे कवि लोग। तो इन सभी चीज़ों को त्याग करके कवि को राष्ट्रकवि बनाने का जो मतलब शुरुआत है, वह हमें इस युग से देखने को मिलता है। और साहित्य का जो मूल भाव है, साहित्य की भावना, उसका प्रारंभ हमें यहाँ से देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है।
भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण किया है अपने रचनाओं के माध्यम से। अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। वहीं देखिए हरिश्चंद्र, उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा और बाला बोधनी पत्रिकाओं का संपादन किया। देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है कविवचन सुधा के महज 5 वर्षों बाद 1873 में प्रारंभ किया गया और कविवचन सुधा 1868 में इसकी प्रारंभ हुआ और बाल बोधनी जो पत्रिका है इसका संपादन उन्होंने स्त्री जागरूकता मतलब स्त्री की शिक्षा के लिए जागरूकता के लिए निकाला था। और देखिए चरणदास चोर का जो प्रकाशन वर्ष है 1975 है। मुख्य इस नाटक पर फिल्म भी बनी हुई है। इसे श्याम बनेगल ने बनाया है। जो फिल्म बनी है इसको किसने बनाया? श्याम बनेगल ने बनाया है। यह शायर नज़ीर अकबरबादी पर आधारित है। और देखिए इसका मूल स्रोत विजयदान देथा नामक लोक कथा है। तो ये देख सकते हैं। और देखिए दुष्यंत कुमार के नाटक की अगर हम बात करें तो एक कंठ विष पाई, मसीहा मर गया। विष्णु प्रभाकर के नाटक अगर हम देखें तो समरेखा, विषम रेखा, सांप और सीढ़ी एकांकी, पानी आ गया। तो ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। देखिए दुष्यंत कुमार की रचनाएं पूछी जाती है और विष्णु प्रभाकर इन सब की रचनाएं पूछी जाती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। मुद्रा राक्षस जो है एक अनुदित रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, लेकिन यहाँ पे जो मुद्रा राक्षस है ये लेखक का नाम है। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो मुद्रा राक्षस नाटक है जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही ये है मुद्रा राक्षस। और देखिए हबीब तनवीर आगरा बाजार आपने सुना होगा। इनका जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है आगरा बाजार। इनका जो जन्म है 1923 में हुआ और निधन 2009 में। नाटक अगर हम बात करें आगरा बाजार जो कि 1954 का है और लाल सहोदर राय 1954 का है। द ब्रोकन ब्रिज 1995 ईस्वी की इनकी रचना है। अगर हम फिल्म की बात करें तो फुटपाथ 1953 की रचना है। गांधी 1982 की है। हीरो हीरालाल 1988 की है। द बर्निंग सीजन 1993 ईस्वी इत्यादि की इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। सम्मान इनको दिया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। पद्मश्री 1983 में दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी कलोशिप 1996, पद्म भूषण 2002 में, कालिदास सम्मान 1909 में इनको मिला है। तो हबीब तनवीर का जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह आगरा बाजार जो कि 1954 ईस्वी की रचना है। और देखिए हबीब तनवीर का पूरा नाम क्या है? हबीब अहमद खान। तो यह भी पूछा जाता है कि इनका जो रचनाकार है उनका पूरा नाम क्या है और उनके डेट ऑफ बर्थ से सीक्वेंस से लगाने के वाले प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप इनकी डेट ऑफ बर्थ याद करते चलिए। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1923 है और निधन 2009 में इनका निधन हो गया। आगरा बाजार 1954 की रचना है। लाल शोहरत राय 1954 की है। द ब्रोकन ब्रिज 1995 की रचना है। फिल्म इनकी फुटपाथ है 1953 की। गांधी 1982 की। हीरो हीरालाल 1988 की। द बर्निंग सीजन 1993 ईस्वी की इनकी रचना है। सम्मान हमने देख लिया था। देखिए चीज़ें कुछ जो है पॉइंट्स वो रिपीट हो गए हैं तो इनको हम छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है और इसका जो रचना वर्ष है 1931 ईस्वी है। नारी पात्र अगर हम देखें चंद्रगुप्त में अलका है, सुवासिनी है, कल्याणी है, मालविका है, कॉर्नेलिया है, मौर्य पत्नी एलिस है। पुरुष पात्र अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त है, चाणक्य, राक्षस, पर्वतेश्वर है, सिहरण है, आरंभिक है, वर रुचि और शक्टाक, सिकंदर, फिलिप्स देवल, नगदा, गांधार, नरेश, मौर्य, सेनापति। ये सारे हमें पुरुष पात्र चंद्रगुप्त नाटक में देखने को मिलते हैं। और देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुई और मृत्यु इनकी 1937 में।
वह हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। देखिए, हिंदी का जो छायावाद युग है उसके ब्रह्मा माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, विष्णु माने जाते हैं पंत, सुमित्रानंदन पंत को हम विष्णु कहते हैं। वहीं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं उनको हम क्या कहते हैं, शिव के नाम से जानते हैं। मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों को हम छायावाद के उसमें रखते हैं। और देखिए, वे नागरी पंचानी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। जयशंकर प्रसाद नागरी पंचानी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई। खोलो द्वार इनकी सबसे पहली रचना थी 1914 की, और इंदु में इसका प्रकाशन हुआ। इंदु पत्रिका का नाम है। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। 1912 में जो उनकी पहली कहानी थी ग्राम नाम से, 1912 में इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। और हिंदी में करुणालय, द्वार गीत, नाट्य का भी आरंभ किया। इन्होंने ही नाट्य गीत का भी आरंभ किया। सुमित्रानंदन पंत कामायनी को हिंदी में ताजमहल के सम्मान देते हैं। जो 1936 की रचना है जयशंकर प्रसाद की कामायनी, उसको सुमित्रानंदन पंत किस चीज़ का मतलब उपाधि देते हैं, ताजमहल की उपाधि देते हैं। कामायनी को हिंदी में ताजमहल की उपाधि देते हैं। मतलब जितनी सुंदर विशेषता, जितना सुंदर ताजमहल है सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, उतना ही सुंदर कामायनी रचना है सभी काव्यों में। और देखिए, जयशंकर प्रसाद के एकांकी नाटकों को अगर हम देखें तो नाटक और प्रकाशन वर्ष, तो देखिए उर्वशी जो है चंपू है, चंपू काव्य है 1909 की। और नाटक अगर हम देखें आज़ाद शत्रु 1922 की है। सज्जन जो है 1910 का है। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 का है। और प्रायश्चित 1915 की रचना है। कामना 1927 की है। राजश्री 1915 की है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 1928 की रचना हमें देखने को मिलती है। और देखिए, विशाख 1921 की रचना है। एक घूट 1930 की है। और चंद्रगुप्त 1931 की रचना है। ध्रुव स्वामी 1933 की रचना है। तो ये सारी की सारी जो है नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के, और ये सारे प्रमुख नाटक हैं। तो इनसे पूछा जाता है कि ध्रुव स्वामी कब की रचना 1933 की है। और ध्रुव स्वामी जो है प्रसाद का आखिरी नाटक भी माना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामी का प्रकाशन वर्ष कब है, 1933 इनका प्रकाशन वर्ष है। और देखिए, आधे अधूरे नाटक, आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश का नाटक है और आधुनिक नाटक की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। इसका जो प्रकाशन है 1969 में हुआ, और इसमें 3 स्त्री पात्र हैं तथा 5 पुरुष पात्र हैं। और देखिए, इनमें से 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष मात्र निभाता है। मतलब 4 पुरुषों की भूमिका केवल एक ही पुरुष इसमें निभा रहा है। नाटक को ऐसे लिखा गया है। और देखिए, अगर हम आधे अधूरे के पात्रों को देखें तो सावित्री है, एक कामकाजी मध्यवर्गीय शहरी स्त्री है, और काले कपड़ों वाली पुरुष 4 रूपों में हमें देखने को मिलता है। जो पुरुष है, जो एक ही पुरुष 4 लोगों का रोल कर रहा है, वो कौन कौन है। काले कपड़े पहना हुआ है, और पहला है महेंद्रनाथ जो कि सावित्री का पति है। दूसरा है सिंघानिया, सावित्री का बॉस है। जगमोहन है और जुनेजा है। और देखिए, सावित्री की बड़ी बेटी का नाम है बिन्नी, सावित्री की बड़ी बेटी है बिन्नी। और अशोक जो है उसका बेटा है सावित्री का, और किन्नी जो है सावित्री की छोटी बेटी है। मनोज जो है बिन्नी का पति है, और जो सावित्री है उसका प्रेमी है। मतलब जो माँ का प्रेमी था उसी से उसकी बड़ी बेटी ने शादी कर लिया। और देखिए, हबीब तनवीर की अभी हमने देखी थी आगरा बाजार, इनकी रचना है 1954 की। इनका जो जन्म है 1923 में, मृत्यु 2009 में। और देखिए, हबीब तनवीर भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। उनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार, चरणदास चोर शामिल है। तो ये सारी की सारी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, आगरा बाजार और चरणदास चोर। उन्होंने 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी स्थापित किया था। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो आगरा बाजार 1954 की है। शतरंज के मोहरे 1954 ईस्वी की रचना है। देखिए, एक और रचनाकार है जिनका रचना है शतरंज के खिलाड़ी,
तो आप कंफ्यूज मत होना, शतरंज के मोहरे जो है हबीब तनवीर की है 1954 की, और लाला शोहरत राय 1954 की रचना है। मिट्टी की गाड़ी 1958 की रचना है। गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद 1973 ईस्वी की रचना है। चरणदास चोर 1975 ईस्वी की रचना है। द ब्रोकन ब्रिज 1995 ईस्वी की रचना है। जहरीली हवा 2002 ईस्वी की रचना है। और रक्त राज रक्त 2006 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं हबीब तनवीर की हमें देखने को मिल रही है। अगर हम नाटकों को देखें, अंधा कुआं 1955 ईस्वी का नाटक है और लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र, इनका पूरा नाम है लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र, और यह इनकी रचना है। वहीं देखें बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, 1974 ईस्वी की रचना है। एक तारे की आँख 1980 ईस्वी की रचना है, मनु मधुकर की रचना है। वहीं देखिए कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी की रचना है। स्वदेश दीपक इनकी बहुत ही ज़्यादा स्वदेश दीपक इनका नाम है, जिनकी रचना है क्या, कोर्ट मार्शल 1991 की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अगर हम अन्य नाटकों की बात करें तो लड़ाई 1979 ईस्वी की रचना है। अब गरीबी हटाओ 1981 की है। कल भात आएगा तथा हवालात 1979 ईस्वी की है। रूपमती 1976 ईस्वी की है। और मणि मधुकर के अन्य नाटक की अगर हम बात करें तो रस गंधर्व, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, इलायची बेगम, ये इनकी रचनाएं हैं। देखिए जितनी भी रचनाएं मैं बता रहा हूँ उनमें कुछ मुख्य रचनाएं हैं जिन पे मैं हाईलाइट करता हूँ कि ये मुख्य रचनाएं हैं, तो आप उनको विशेष तौर पे याद कीजिए। और जो रचनाएं हैं हर रचनाकार की, उनको आप एक नज़र ज़रूर देखिए। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको करने में थोड़ा आसानी या सहजता महसूस करें। देखिए स्वदेश दीपक के अन्य नाटकों की अगर हम बात करें तो बाल भगत 1989 की रचना है। जलता हुआ रथ 1998 की है। सबसे उदास कविता 1998 की है। काल कोठरी 1999 की रचना है। वहीं देखिए अगर हम बात करें, यह नाटक 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया, जो 1881 में रचना की गई है। किसकी, भारतेंदु की कौन सी कृति है वह, अंधेर नगरी चौपट राजा, 1881 ईस्वी की रचना है। और 1880 में भारत दुर्दशा उनकी रचना लिखी गई है। तो इसमें टोटल कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासक व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। अगर आप में से पढ़ा होगा लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राजा, तो आपने देखा होगा कि राजा कितना मूर्ख होता है कि खुद को ही फांसी लगा करके मर जाता है। प्रहसन, देखिए यह एक प्रकार का काव्यमय नाटक है। जो प्रहसन होता है काव्यमय, मतलब इसको गाया जा सकता है, इस प्रकार का नाटक होता है। यह रूपक के 10 भेदों में से है। इसमें नाटक का नायक कोई राजा, धनी, ब्राह्मण या धूर्त होता है। जो प्रहसन है उसमें कोई राजा होगा नायक, या धनी, ब्राह्मण या धूर्त होगा, और अनेक पात्र रहते हैं। नाटक में हास्यपरक प्रधान रहता है। पहले के प्रहसनों में एक ही अंक होता था, पर अब लोग कई अंकों का प्रहसन लिखते हैं, जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती और अंधेर नगरी चौपट राजा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आप लोगों ने देख ही लिया, 1850 में हुआ, मृत्यु 1885 में। तो देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को फादर कहा जाता है, मतलब हिंदी लिटरेचर का जो पिता या परपितामह कहा जाता है, इन्हीं को भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रमुख रचनाएं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती 1873 की है। भारत दुर्दशा 1875 की है। भारत दुर्दशा 1875 की रचना है। और नील देवी 1881 की है। अंधेर नगरी 1881 की है। चंद्रावली 1881 की रचना है। देखिए मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें कि भारत दुर्दशा जो है 1880 की रचना है, ना कि 1875 की। नाटिका, देखिए नाटिका क्या होता है, नाटिका होता है यह एक प्रकार का दृश्य काव्य है, देखा जा सकता है। इस
एक प्रकार का नाटक ही है जिसमें 4 अंक होते हैं, पर इसकी कथ कल्पित होती है, जो काल्पनिक चीज़ों को आधार बना करके नाटिका लिखी जाती है। नायिका राजकुलोद भवा और नवानुरागिनी और नायक धीर ललित होता है। इसमें स्त्री पात्र अधिक होती है। नाटिका में जो होता है स्त्री पात्र अधिक होता है, और जो नायक होता है, जो हीरो होता है, वह धीर ललित मतलब शांत स्वभाव का और सुंदर स्वभाव का व्यक्ति होता है। और देखिए भान क्या होता है? भान होता है, भान एक अंक का होता है, मतलब एकांकी जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का भान होता है, एक अंक का होता है। और इसमें हास्य रस की प्रधानता होती है। प्रहसन में भी हास्य रस होता है, लेकिन उसका कोई निश्चित नहीं है कि इतने ही अंक होंगे, लेकिन भान में एक ही अंक होता है और हास्य होता है। इसका नायक कोई निपुण पंडित या अन्य चतुर व्यक्ति होता है। भान में कोई चतुर व्यक्ति ही नायक होगा या कोई ब्राह्मण ही इसका नायक होगा। इसमें नट आकाश की ओर देखकर आप ही आप सारी कहानी उक्ति प्रयुक्ति के रूप में कहता जाता है। जो नाटक करने वाला होता है उसको हम नट कहते हैं, तो वह सारी बातें कहता है, मानो वह किसी से बात कर रहा हो। वह बीच बीच में हंसता जाता है और क्रोधित करता जाता है। गीति रूपक क्या होता है? देखिए, गीति रूपक भी एक प्रकार का मतलब इसका नाटक का विधा है, जिसमें यह एक प्रकार का रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक होता है। मतलब गद्य मतलब कहा इसमें कम जाता है, गाने का काव्य जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, तो इसको हम कहते हैं गीति रूपक। जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, गीत जो होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं। आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश का नाटक है। 1958 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, और पात्र जो इसके हैं अंबिका है, मल्लिका है, कालिदास, विलोम, मातुल और आदि, मतलब ये सारे के सारे इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। मल्लिका जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पात्र है, और कालिदास। देखिए विषय इसमें क्या है, कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के माध्यम के अंतर्गत संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो ये जिसमें संघर्ष की बात की गई है कि मतलब कालिदास कैसे कवि, छोटा कवि होने के बाद कैसे वह राजा बनता है और वह क्या क्या संघर्ष करता है, तो इन सभी चीज़ों को इसके अंदर दिखाया गया है। और देखिए मोहन राकेश की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1925 में हुआ, मृत्यु 1972 में। लहरों के राजहंस 1963 की रचना, इनकी आधे अधूरे 1969 की रचना है। और उपन्यास अगर हम देखें तो अंधेर बंद कमरे 1961 की रचना है, अंतराल 1972 की रचना है, न आने वाला कल 1968 की रचना है। तो ये सारी की सारी मोहन राकेश की रचनाएं हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नाटक के कथ्य के अनुसार अगर हम देखें तो मल्लिका और कालिदास उज्जैन राज्य के छोटे से गांव में रहते थे। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मल्लिका जो है कहाँ रहती थी, तो उज्जैन में रहती थी और वहाँ के छोटे से गांव में। कालिदास अपने मामा यानी कि मातुल जो है, ये भी पूछा जा चुका है कि मातुल जो है, मातुल के साथ कालिदास का क्या रिश्ता है। तो मातुल जो है उनके मामा है, और उनके मामा जो है उनको बहुत ताना मारा करते थे, क्योंकि अभी वो कुछ काम नहीं केवल कविताएं किया करते थे, इसलिए उनको वो बहुत ताना मारा करते थे। कालिदास अपने मामा यानी कि मातुल के घर रहते थे। कालिदास की अपने मातुल से नहीं बनती थी, और मातुल कालिदास को तरह तरह से टोका करते थे और ताना मारा किया करते थे, है ना, ताना मारते थे। और देखिए रचना आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश की है, और आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है। यह जो रचना है आकाश का एक दिन, यह कालिदास जो हैं उनके जीवन पर आधारित रचना है, और इसका जो नाम है आषाढ़ का एक दिन। देखिए इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है। तो जो मेघदूतम कालिदास की रचना है उसकी शुरुआती पंक्तियाँ जो है वही इसका शीर्षक रख दिया गया है इस उपन्यास का, कि आषाढ़ का एक दिन। वहीं देखिए ये सारे नाटक के प्रमुख बिंदु थे जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। आप अगर इन बिंदुओं को तैयार करते हैं तो आपके लिए परीक्षा में इनसे कुछ भी नहीं तो 3-4 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा जब आप देखेंगे कि जो मैंने पढ़ा उन्हीं से प्रश्न आया है और इन्हीं से प्रश्न भी बनाए जाते हैं।
तो आप इसकी PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इसका जो भी है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कैसा लगा कंटेंट कमेंट करके बताइए, किस यूनिट पे या किस विषय पे आपको कंटेंट चाहिए हिंदी में, आप उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकेगा उस यूनिट पे मैं और आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूं, और आपके लिए जो जो उपयोगी है मैं उन सभी चीज़ों को करने के लिए इच्छुक हूं। तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अगले इसके दूसरे नेक्स्ट भाग में, और नाटक के बारे में हम अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।